गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज के बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के एनालिसिस की। अब सबसे पहला आर्टिकल है यहाँ पर 99% यूपीआई ट्रांजैक्शंस रिमेन फ्री सेज एनपीसीआई। यूपीआई को लेके बहुत लोग परेशान हो गए थे कि अब शायद हर पेमेंट करने पर उन्हें कुछ चार्जेस पे करने होंगे, बट इस पर क्लैरिफिकेशन आई है कि ये जो इंटरचेंज फ़ी लिवाई की गई है 1.1% की, ये हर ट्रांजैक्शन पे नहीं होगी। अगर आप 2000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं एक सिंगल, तो आपको पे करना होगा 1.1% चार्जेस। अब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई जिसे कहते हैं, इन्होंने ये रूल निकाला एंड काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो गए कि अब यूपीआई जो है शायद डेड हो जाए या शायद यूज़ होना बंद हो जाए क्योंकि इतने चार्जेस लगेंगे हर ट्रांजैक्शन पर। बट ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ जो बड़े ट्रांजैक्शंस हैं 2000 से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस हैं उन्हीं में चार्जेस लगेंगे। और कुछ और भी बढ़िया चेंजेस आए हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं इस चार्जेस के अलावा। जैसे कि अगर आपके पेटीएम वॉलेट में इस वक्त मनी होता है तो आप उससे सिर्फ पेटीएम के क्यूआर कोड पे कर सकते हैं। आप भारत पे नहीं कर सकते, फ़ोन पे नहीं कर सकते और दूसरे क्यूआर कोड्स पे नहीं कर सकते अगर आपके वॉलेट में वो कैश लोडेड है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस रूल के बाद अब से पेटीएम वॉलेट में भी जो आपका पैसा है या फिर आप पोस्टपेड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, वॉलेट में पैसा लोड करते हैं, उससे भी आप कहीं भी पे कर पाएंगे किसी भी क्यूआर कोड पे। लेकिन अब एक कैच है, अगर आप वॉलेट में पैसा लोड करते हैं तो उसके भी चार्जेस लगेंगे अगर आप सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा लोड करते हैं जो बैंक्स को जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पेटीएम के वॉलेट से पे करते हैं फ़ोन पे के वॉलेट पर या किसी दूसरे क्यूआर कोड पर, तो वहाँ भी ये चार्जेस आप पे लिवाए होंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है यूपीआई के केस में। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी, थोड़ा एक रेवेन्यू मॉडल बनेगा यूपीआई का। और ये सुनकर पेटीएम के शेयर होल्डर्स तो बहुत खुश होंगे क्योंकि पेटीएम के शेयर्स भी पिछले 2-3 दिन में काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं इस न्यूज़ का, क्योंकि इंडिया में 60% वॉलेट यूज़र्स पेटीएम के हैं। तो टोटल 100 में से हर 10 में से 6 इंसान जो है वो पेटीएम वॉलेट यूज़ करता है। तो अगर अब वो पेटीएम वॉलेट में पैसे लोड करता है तो इससे बैंक्स को भी फ़ायदा होगा, पेटीएम को भी फ़ायदा होगा, और वो जितने ट्रांजैक्शंस करता है उसमें भी पेटीएम को फ़ायदा होगा और बैंक्स को भी फ़ायदा होगा। इसे कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। अब इंटरऑपरेबल हो गए ये, डिफरेंट यूपीआई कंपनीज हैं वो एक दूसरे के साथ ऑपरेट कर सकती हैं विथ अ सर्टेन फी। इससे फ़ायदा ये भी होगा कि अब जो है लोग क्रेडिट कार्ड्स भी यूज़ कर पाएंगे यूपीआई के साथ। आप ये देखिए कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते थे पहले तो आप कार्ड से पे कर रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन अगर आप वॉलेट से पे करना चाहते हैं तो आपको बस क्रेडिट कार्ड डिटेल अपने वॉलेट में डालकर पैसे अपने वॉलेट में लोड करना है। और जैसा पहले हो रहा था, बस पहले पेटीएम सिर्फ पेटीएम पे कर पाएगा, फ़ोन पे कर पाएगा। अब ऐसा नहीं है, अब इंटरऑपरेबिलिटी है। तो इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा जो क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हैं। और इससे पेटीएम और फ़ोन पे और ऐसे वॉलेट वाले जो यूपीआई मॉडल्स हैं जिनके बिजनेस मॉडल्स, ये तो शायद काफ़ी खुश होंगे अभी, एंड इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं एंड क्या ये इतना प्रॉफिटेबल हो पाता है जितना लोग सोच रहे हैं। अगली न्यूज़ है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, बॉन्ड्स तो कई लोग सुनते होंगे, राइट? एंड जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, कुछ भी करते हैं सर, आप लोगों को पता होगा बॉन्ड्स होता क्या है। अगर आज आपको मुझसे लोन लेना है और मैंने आपको 10,000 दिए और एक पेपर पर लिख कर दिया कि आप मुझे ओ करते हैं 10,000 रुपये, या मुझे आपसे पैसे चाहिए थे 10,000, मैंने लिखा मैं आपको ओ करता हूँ 10,000, मैं आपको इस पे इंटरेस्ट दूंगा 10%। एक बॉन्ड है वो, एक तरीके से जिसे हम कहते हैं डेट, एक तरीके का लोन ही है। तो अगर मुझे पैसे रेज करने हैं तो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैं बैंक्स को जाके अप्लाई करूं, लेकिन अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मैं एक पेपर पर लिख कर दूं कि मैं ये आपको ओ करता हूं, इस पे 10% का मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा, जिसके पास भी ये पेपर है और ये पेपर आप खरीद लें, तो फिर ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा और ये डेट भी मैं आपको रीपे करूंगा। ये होता है बॉन्ड। अब गवर्नमेंट इशू करने वाली है ग्रीन बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। ग्रीन बॉन्ड्स, आप सोचिए ग्रीन मतलब क्या? ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड होना चाहिए, तो ये वैसा ही है। ग्रीन बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करने वाली है 23,700 करोड़ रुपए की। और आप देखिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है, मैं आपको बताता हूँ
क्योंकि ये जो पैसे इश्यू होंगे, जो पैसे रेज करेगी गवर्नमेंट, ये ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू करेगी। तो जो ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेज होता है वो जाता है ग्रीन, एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाने के लिए। तो जो भी ग्रीन सेक्टर है वहां जाएगा सबसे ज्यादा पैसा यहाँ का। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये एक चार्ट है जिसमें बताया जा रहा है सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाना है। 23,700 करोड़ में से रेलवेज में, रेलवेज के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा पैसा जाएगा। इसके बाद न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें जाना है दूसरे नंबर पर, 7,500 करोड़ जाने हैं इसमें। और इसके बाद जाएगा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और लास्ट में एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट अभी भी कितना कमिटेड है रेलवेज को मॉडर्नाइज करने के लिए। एंड जो भी रेलवे के स्टॉक्स हैं उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिया है कुछ स्टॉक्स ने। और उसका रीज़न यही है क्योंकि इन्वेस्टर्स यही एक्सपेक्ट करते हैं इस वक्त गवर्नमेंट से कि रेलवेज में इतना पैसा इस वक्त आना चाहिए और इससे भी ज़्यादा आना चाहिए। ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी और इस तरीके की जितनी भी ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वहाँ पर भी इतना ही इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करिए कि अगले 10 साल में इससे कई गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और मेजर इन्वेस्टमेंट्स यहीं आएंगे। और इसीलिए सेक्टर्स आप देखेंगे इनके स्टॉक्स भी इतना बढ़िया कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि इस सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक क्या है और गवर्नमेंट कितना सीरियस है इन सेक्टर्स के बारे में। इसके थ्रू गवर्नमेंट चाहती है कि सबसे पहले न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, 7,500 करोड़ यहाँ गए, ग्रीन बॉन्ड के थे तो ग्रीन जगह पे जाना चाहिए। इसके बाद रेलवेज क्यों? अब ये बताइए, ग्रीन बॉन्ड्स है, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन के बारे में, तो रेलवे क्यों? क्योंकि ये ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाना चाहते हैं। रेलवेज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और हम कार्स भी इलेक्ट्रिक बनाना चाह रहे हैं, तो आप जानते हैं कि ये एक ग्रीन मोड है एंड बहुत ही लेस पोल्यूटिंग है एज कम्पेयर टू जो दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो इससे ये भी फायदा हुआ कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं ट्रक से, अगर वो रेलवे से हो ज़्यादा तो पोल्यूशन भी कम होगा। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे डिफेंस सेक्टर के बारे में, और ये आज दूसरा दिन है जब डिफेंस सेक्टर के बारे में न्यूज़ आया है। सबसे पहली न्यूज़ कल आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि वो इस बार जितना डिफेंस सेक्टर ने डिमांड किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, कि हमें इतना रुपए का एलोकेशन चाहिए, गवर्नमेंट ने 100% सैंक्शन कर दिया कि हम आपको 100% फंड देंगे जितना आपने मांगा है उसका। अब ये है आत्मनिर्भर भारत, एम फॉर इंडिजिनस वेपनरी। अब एक 37 रिपोर्ट आई है 17th लोकसभा स्टैंडिंग कमेटी की, और इसमें यह कहा गया कि पिछले 5 सालों का अगर आप देखें या पिछले 10 सालों का एवरेज देखें तो जो 40% डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो डिफेंस में जो बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया है, 40% उसका फॉरेन कंट्रीज को चला गया है, फॉरेन से वेपन एक्वायर करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। अब ये कंट्रीज कौन है? जैसे कि फॉरेन कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया, यूएस, इजराइल, फ्रांस, जिनसे हम बड़े बड़े वेपन्स लेते हैं, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, रेडार्स, रॉकेट्स, गन्स, मिसाइल्स, एमिनिशंस, ये सारी चीजें हम इनसे खरीदते हैं। गवर्नमेंट का एम है कि जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से हम खरीदते हैं वेपन, 68% से इसे बढ़ा के इस साल के एंड तक 75% कर दिया जाए। ये है सबसे पहला एम। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि प्राइवेट इंडस्ट्री को 25% ऑफ बजट मिलेगा डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। तो रिसर्च डेवलपमेंट में भी बहुत भारी इन्वेस्टमेंट जाना है, गवर्नमेंट ने कहा है। और 1231 करोड़ एलोकेट होगा इंडिजिनस प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए अंडर मेक इन इंडिया कैटेगरी इन FY24। अब आत्मनिर्भर भारत को अश्योर करने के लिए ये काफ़ी सारे पॉजिटिव इंडिकेशंस आए हैं। एक इंपोर्ट एम्बागो लिस्ट भी है इंडिया में, इंपोर्ट एम्बागो लिस्ट। अब एम्बागो से तो आपको समझ में आ रहा होगा, एम्बागो मतलब बैन होता है एक तरीके से। तो इंपोर्ट एम्बागो लिस्ट में वो लिस्ट ऑफ वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट नहीं करने वाली। फॉरेन कंट्री से आप नहीं ले सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये बैंड है। आपको इंडियन कंपनी से लेना है, इंडिया में ही प्रोड्यूस करना है। तो इस लिस्ट को और बढ़ाया जाएगा, और इस लिस्ट में इस समय 411 आइटम्स हैं। इसमें गन्स, राइफल्स, सबमरीन्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये कभी भी इंपोर्ट नहीं होंगी फ्यूचर में। अभी डिफेंस सेक्टर में लोग इन्वेस्टेड हैं इस वक्त, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। पिछले 2 दिन से ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं। डिफेंस सेक्टर पे गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा फोकस है, और ये सेक्टर बढ़ता भी गवर्नमेंट के पुश और एफर्ट से है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स बनाता है ये गवर्नमेंट यूज़ करती है, ना कि प्राइवेट वेंडर्स। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है गवर्नमेंट के अगले 10 साल के डिफेंस गोल्स क्या हैं, और उसी को देख कर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ अच्छी कंपनीज भी चूज कर सकते हैं।
अगली न्यूज़ है कोविड केसेस के बारे में। ये भी एक परेशान करने वाली न्यूज़ है एक तरीके से, क्योंकि इंडिया ने रिपोर्ट किया है 2155 कोविड केसेस, ये हाईएस्ट है सिंस अक्टूबर। अब एक ग्रोइंग कंसर्न आ गया है कोविड-19 का फिर से। गवर्नमेंट ने हाईएस्ट सिंगल डे नेशन वाइड काउंट किया है अभी 5 मंथ्स का 2151 फ्रेश केसेस। अक्टूबर में पिछले साल 2000 केसेस से ज़्यादा आना शुरू हो गए थे डेली बेसिस पर। ये डेली बेसिस का नंबर है। एंड एक्टिव लोड ऑफ केसेस जो है अभी फिलहाल चल रहे हैं 11,903। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ। तो जो डेली पॉजिटिविटी रेट है वो है 1.51% और वीकली पॉजिटिविटी रेट है 1.53%। एक्सपर्ट्स ने लेकिन कहा है कि पॉजिटिविटी रेट कोई बेस्ट मेजर नहीं है करंट सिनेरियो का, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट एक फैक्टर है जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो हैं हम सिर्फ उन्हें टेस्ट कर रहे हैं और ये एक्यूरेट मेजर नहीं है इस वक्त, क्योंकि कई लोग एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिविटी रेट में तो वही लोग आ रहे हैं जिन पे कोविड असर कर रहा है, लेकिन कोविड-19 तो बहुत लोगों को हो सकता है जो एसिम्टोमेटिक हो, और पिछली बार तो बहुत ज़्यादा थे ऐसे लोग जिन्हें देख के आप कह नहीं सकते कि इन्हें कोविड। तो लास्ट 24 आवर्स में 1,42,497 मतलब 1.5 लाख के करीब टेस्ट जो हैं ये किए गए हैं। और मेजर सिटीज़ जो है जैसे कि दिल्ली में 500 एक्टिव केसेस है इस वक्त और 200 फ्रेश डेली केसेस भी आ रहे हैं। ट्यूसडे को 214 आए और पॉजिटिविटी रेट था 11.8%। महाराष्ट्र में भी केस ओवरनाइट बढ़े हैं। स्टेट ने 450 न्यू केसेस अभी रिकॉर्ड किए और हॉस्पिटल्स में मुंबई में 50 से ज़्यादा कोविड पेशेंट्स हैं इस वक्त। तो ये एक परेशानी वाली बात है। 30 पेशेंट से ज़्यादा अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है मुंबई में। और ओमिक्रॉन सब वेरिएंट है ये XB.1.16। इससे बताया जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है कोरोना का ओमिक्रॉन का इंडिया में इस वक्त जो चल रहा है, जिसमें 60% से ज़्यादा जो महाराष्ट्र के केसेस हैं, ये वेरिएंट जो है वो जिम्मेदार है इसका। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, इस वक्त बाहर निकलने से पहले मास्क लगाइए और अपनी केयर करिए ताकि आप इससे बच सकें। एंड ऐसे ही बिजनेस न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।